नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास पाठ 10 अकबर अकबर का युग का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अकबर का युग 1556 से 1605 ईस्वी तक। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था, लगभग आपकी उम्र का। हुमायूं को विश्वासपात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। हुमायूं के विश्वासपात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देख रेख में राजकाज करने लगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा, दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए। साम्राज्य विस्तार। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन के पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। ये आप देख लीजिए। आइए पढ़ लेते हैं। अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। राजपूत राजा भगवान दास तथा पुत्र मानसिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान दिया। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया और जल्दी ही अकबर की सेना तथा राणा प्रताप का सामना 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा प्रताप ने मुगल सेना में उथल-पुथल मचा दी। राणा प्रताप भीषण युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हुए और अपने परिवार सहित जंगल का आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने प्रण किया कि जब तक वे मेवाड़ को वापस नहीं ले लेंगे, वे घास की रोटी खाएंगे, जमीन पर सोएंगे और सभी सुखों का त्याग कर देंगे। राणा प्रताप ने आजीवन अपने इस प्रण का पालन किया। राणा ने 20 वर्षों के संघर्ष में देवार, उदयपुर, कोमल, मीर स्वतंत्र करा लिए, परंतु चित्तौड़ तथा अजमेर अकबर के कब्जे में ही रहा। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राजपरिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय भी की। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। दक्षिण में अकबर का अहमदाबाद की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को भी हराया। चांद बीबी अपनी सेना को मुगल सेना पर आक्रमण का आदेश देते हुए यह चित्र में है। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। ये अकबर कालीन प्रशासन है, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब शासन व्यवस्था। अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अकबर कालीन प्रशासनिक ढांचा। साम्राज्य के अंग, पद और कार्य। केंद्र में बादशाह थे, वजीर थे, दीवान थे। इनका कार्य सर्वा वित्तीय नियंत्रण था। प्रांतीय में सूबेदार, प्रांतीय दीवान, कोतवाल थे, जिनका कार्य था कानूनी, फौजदारी, राजस्व वसूली, आय व्यय विवरण। नगर का प्रशासन। परगना में सिकदार, आमील, कानून गो, फतेहदार। कानून एवं व्यवस्था, राजस्व वसूली,
उपज एवं राजस्व का विवरण, कोष की व्यवस्था, गांव, मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार, कानून एवं व्यवस्था, राजस्व का विवरण, सुरक्षा का दायित्व, मनसबदारी व्यवस्था। अकबर बिना सुदृढ़ सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था, न ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था से की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी थे। साधारणतः मनसब का अर्थ पद एवं प्रतिष्ठा है, अतः मनसबदारी शाही सेना में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। विभिन्न अंकों की संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। सबसे छोटी मनसब 10 का और सबसे बड़ी 10,000 का होता था। बाद में 12,000 तक की संख्या तक के मनसब दे दिए गए। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून एवं आदेश लागू करते थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज संभालना भी मनसबदारों का काम था। इन दिनों मुगल अमीर यानी बड़े मनसबदार को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल अमीर बड़ी शान शौकत से रहते थे। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम और प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। अकबर कालीन सिक्के ये हैं, देख लीजिए। चांदी का सिक्का भी है, ये सोने का सिक्का है। अकबर का वित्तीय प्रशासन। राज्य की आय के दो प्रमुख साधन थे, भूमि का लगान एवं व्यापार पर कर। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर करने के पक्ष में था। उसने भूमि की माप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंध में हमें प्राचीन भारत को से लेकर मध्य काल तक एकरूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गज इलाही द्वारा की गई थी। यह पूर्ववर्ती गज सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग किया जाता था। एक बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। सामाजिक सामंजस्य के प्रयास। अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उनसे इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर नए धर्म मार्गदीन इलाही की रूपरेखा बनाई। उसका उद्देश्य धार्मिक एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियाँ माननी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी और विज्ञान की कई पुस्तकें का फारसी भाषा में अनुवाद करा, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सके। अकबर ने हिंदुओं
पर से तीर्थ कर या जजिया कर हटा दिया। उसने एक ऐसी साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सामाजिक विषयों में उदार चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित देने वाला बन गया। साहित्य अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की भाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक एवं साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय में की थी। इस समय हमारे देश में कागज़ पर लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी, परंतु प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में थे। अब अकबर के 9 रत्न भी जान लीजिए। सामान्य रूप से रत्न पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण कुछ पत्थरों को रत्न का दर्जा मिलता है। अकबर में भी ऐसे विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में 9 रत्न की उपाधि दी। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमायूं, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, राजा बीरबल उसके दरबार के 9 रत्न थे। कला आगरा में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया। उसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। ये देख लीजिए चित्र। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाया गया जोधाबाई महल, हवा लेने के लिए बनाया गया 5 मंजिला वाला पंचमहल फतेहपुर सीकरी में ही है। आगरा के लाल किले में स्थित दीवान-ए-आम, आगरा के लाल किला में स्थित दीवान-ए-खास। अकबर अपने दीवान-ए-आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था और दीवान-ए-खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, इसे अकबर ने गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनाया था। शेर सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, आगरा अकबर द्वारा निर्मित था, किंतु जहांगीर द्वारा संगमरमर की इमारत में परिवर्तित हुआ। जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है, उसका आप नाम लिखिए। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।